पिछले वर्किंग डे को हम सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम में नियम 2 पढ़ा और इसमें मैंने आप लोगों को सबसे पहले ये बताया परिभाषा में कि महालेखाकार किसे कहते हैं, महालेखाकार का कार्यालय कहाँ है, इसके क्या कार्य हैं। इसके बाद नियम 2 के 2 में हमने पढ़ा विनियोग किसे कहते हैं। इसके लिए मैंने कहा था कि विनियोग की परिभाषा के संबंध में पूछा जा सकता है, इस पर क्वेश्चन आता है। तीसरा अपन ने 2 के 3 में बैंक के बारे में पढ़ा, फिर 2 के 4 में सक्षम प्राधिकारी, 2 के 5 में मालिका नियंत्रक, 2 के 6 में अपन ने संचित निधि और 2 के 7 में संविधान, 8 में आकस्मिक निधि और 2 के 9 में नियंत्रण अधिकारी और 2 के 10 में विस्तृत लेखा। इसके लिए भी मैंने कहा था ये भी महत्वपूर्ण है। फिर 2 के 11 में आहरण और वितरण अधिकारी, फिर वित्त विभाग, 13 में अपन ने वित्त वर्ष और 14 में राजपत्रित अधिकारी और 2 के 15 में सरकार, 2 के 16 में अपन ने राज्यपाल और 2 के 17 में विभागाध्यक्ष और 2 के 18 में अपन ने कार्यालय अध्यक्ष और 19 में स्थानीय निकाय और 2 के 20 में स्थानीय निधि के बारे में पढ़ा। यहाँ तक अपन ने कल पढ़ लिया था। देखो आप लोगों को मैं ये कह देता हूँ कि आपका ये सब्जेक्ट कहीं पहले सुना हुआ नहीं है, समझा हुआ नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों को बोरियत सा भी लगता है, लेकिन आपको इसके साथ लक्ष्य रखना है कि इसको अपन ध्यान से सुन लेंगे, याद रखेंगे तो अकाउंटेंट बन जाएंगे। इसलिए आपको जो भी है जैसा भी है, लेकिन आपको 25 में से 25 क्वेश्चन सही करने हैं और ये बहुत संभव है। केवल ध्यान से सुनो और याद रखो तो आपका मामला सही अपने आप चल जाएगा। 2 के आज 21 में अपन पढ़ेंगे। नियम 2 है और इसकी 21वीं परिभाषा है। इसमें कहता है विविध वे। 2 के 21 में क्या पढ़ेंगे? विविध वे। हम रोजमर्रा की भाषा में इसको बोलते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस विविध वे का मतलब है सरकार के द्वारा जो भी दावों का या खर्चों का भुगतान किया जाता है, उन खर्चों में राज्य सरकार के कर्मचारियों के व्यक्तिगत क्लेम या दावे जैसे वेतन, यात्रा भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई भत्ता, मेडिकल पुनर्भरण, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल क्लेम, ये राज्य सरकार के कर्मचारियों के व्यक्तिगत दावे कहलाते हैं। उसके बाद सरकार अन्य खर्चे करती है जैसे निर्माण संबंधी खर्चे, विकास संबंधी खर्चे, सहायता अनुदान, रिफंड ऑफ रेवेन्यू, इस प्रकार सारे खर्चे करती है। इन सब खर्चों के अलावा अन्य कोई खर्चा है तो उसको फिर क्या नाम दे दें? सन्ड्री एक्सपेंसेस। जैसे अपन घर में मान लो किसी की शादी है तो मोटा मोटा खर्चे का अनुमान लगाते हैं कि भाई सबसे पहले गार्डन कौन सा बुक करना है, उसमें कितना पैसा लगेगा, जेवर कितना देना या कितना खरीदना है, ये उसके बाद खाने के राशन पे कितना खर्चा होगा, कपड़े लत्ते कितने होंगे,
ये सारे अपने खर्चे लगा लेते हैं। तो ये तो मोटे मोटे खर्चे हो गए, लेकिन गुप्त सीक्रेट खर्चे कुछ और भी होते हैं। बहन बेटी आती हैं, उनको भी आने जाने लेन देन करना पड़ता है, और दूसरे लोग जो अपन जिसको कमेंटकारू बोलते हैं लेन देन की भाषा में, कि गीत गाने वाले भी आते हैं, नाचने वाले भी आते हैं, कोई और मांगने वाला भी आ जाता है, उनको भी देने पड़ते हैं। गणेश जी के ब्राह्मण जी आते हैं तो उनको भी देना पड़ेगा, तो वो अन्य खर्चों में जोड़ लेते हैं, उनको सन्ड्री एक्सपेंसेस कहते हैं। ऐसे सरकार में जो बंदे बंदाए खर्चे हैं, उन खर्चों के अलावा कोई भी खर्चा होता है जिसको सामान्यतया जिनके लिए बजट बनाया जाता है, उनके अलावा कोई खर्चा है, उसको क्या बोलते हैं? विविध व्यय और सन्ड्री एक्सपेंसेस। आपसे क्या पूछा जाएगा कि इन खर्चों में जो शामिल नहीं है उसे कहा जाता है विविध व्यय। तो आपको कह देगा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के व्यक्तिगत क्लेम, सरकार के द्वारा भवन निर्माण, सड़क निर्माण, नहर निर्माण, नाली निर्माण, विकास के अन्य कार्य, यंत्र उपकरण खरीदने के कार्य और स्टोर संबंधी परचेजिंग का खर्चा, उसके बाद में प्रतिदाय सहायता अनुदान या रिफंड ऑफ रेवेन्यू, इनके अलावा कोई खर्चा होता है उसे कहते हैं, तो क्या बता दोगे? विविध व्यय। तो अब लिखो विविध व्यय 2 के 21 में। आप पहली बार आए हो ना, टेंशन मत करना कि कौन सी फैकल्टी से, आर्ट्स से है साइंस से? आर्ट्स से, तो टेंशन मत करना, मन लगा कि अब से भी पढ़ेगी ना, और पिछले नोट्स जो जितने थोड़ा बहुत लिखाया है वो अपनी इनसे ले लेना, और इसके बाद में दूसरा बैच चालू होगा तो जो रह गया वो आप उसके साथ हम करवा देंगे। तो रुचि लेके पढ़ो। और ये मैं आपको बार बार कह देता हूं कि इस साल सबसे सुंदर मौका या अवसर है कंपटीशन में जो 40% नंबर भी लियाएगा वो अकाउंटेंट बन जाएगा। मेरी सारी कोचिंग वालों से जो बातचीत होती है, सबकी हालत यही है, कोई लड़का ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो जो भी थोड़ा सा पढ़कर के, क्योंकि वैकेंसी खूब है इसलिए भयंकर कंपटीशन नहीं है। तो लिखो विविध व्यय सरकारी कर्मचारियों के व्यक्तिगत दावे, सरकारी कर्मचारियों के व्यक्तिगत दावे जैसे वेतन, यात्रा भत्ता, वेतन कोमा यात्रा भत्ता, चिकित्सा वे कोमा कार्यालय के खर्चे, कोमा सहायता अनुदान, ग्रांट इन एड बोलते हैं, सहायता अनुदान, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रांट इन एड, सहायता अनुदान। फिर लिखो निर्माण के खर्चे, यंत्र व उपकरण खरीदने के खर्चे, यंत्र व उपकरण इंस्ट्रूमेंट, यंत्र व उपकरण खरीदने के खर्चे, कोमा स्टोर से संबंधित खर्चे, स्टोर के खरीदने से संबंधित खर्चे, राजस्व रिफंड के भुगतान, राजस्व
रिफंड के भुगतान, कोमा आकस्मिक व्यय, आकस्मिक में इनके अतिरिक्त आकस्मिक व्यय, व्यय का मतलब खर्चा, आकस्मिक व्यय के अतिरिक्त जो खर्चे होते हैं, जो खर्चे होते हैं उनको विविध व्यय कहते हैं। अब 2 के 22 में है अनावर्तक, अनावर्तक व्यय, इंग्लिश में बोलते नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज। अनावर्तक व्यय, देखो पहले इसको समझो, 2 प्रकार के खर्चे होते हैं, एक कहलाता है आवर्तक रिकरिंग और एक कहलाता है अनावर्तक, आवर्तक और अनावर्तक। जो एक निश्चित समय के पश्चात हमेशा करने पड़ते हैं, निश्चित समय के पश्चात जिनका भुगतान करना पड़ता है, वो आवर्तक रिकरिंग एक्सपेंडिचर कहलाता है। और जो बिना समय सीमा के होते हैं, जो निश्चित नहीं है, कभी कभार होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आवर्तक खर्चे। हर महीने आपको मकान यदि किराए पे लेकर के रह रहे हो, तो मकान मालिक को आप जो भुगतान करते हो हर महीने किराया का, वो आवर्तक है, हर महीने देना पड़ेगा। लेकिन वो एक आपका बजट की प्रोसीजर में शामिल है कि भाई इतना पैसा ये देना है, इतना पैसा अपने राशन का खर्चा हो जाता है, हर महीने होता है। कभी कभार अचानक कोई बहुत नजदीक का रिश्तेदार आ गया जिसका स्वागत करना आपका बहुत ढंग से उसको रखना जरूरी हो जाता है, वो हमेशा नहीं आता। तो ऐसा अचानक कोई खर्चा होता है, उसको क्या बोलते हैं? अनावर्तक। तो इसमें केवल एक ही लाइन लिखो, जो बिना किसी समय सीमा के, जो बिना किसी समय सीमा के घटित होता है, या जो कभी कभी, या जो कभी कभी खर्चे किए जाते हैं, उन्हें अनावर्तक कहते हैं, उन्हें अनावर्तक कहते हैं। अब देखो 2 के 26 में अपन पढ़ेंगे आवर्तक है, तो यहां तो 2 के 22 में क्या बता दिया? आवर्तक अनावर्तक है, और 2 के 26 में तो आपको दोनों एक साथ समझ में आ गई। अब उसके बाद में 2 के 23 में ये महत्वपूर्ण है, इसको कहते हैं लोक लेखा। लोक लेखा, कुछ लोग इसको लोक निधि भी कहते हैं। लोक लेखा या लोक निधि, संविधान के पैरा 200, संविधान के पैरा 266(2)
तो पहले देखो इसको समझो, फिर लिखना है, क्योंकि ये मोस्ट है। मैंने आपको 4 प्रकार की निधि बताई थी। सबसे पहले संचित निधि, दूसरी आकस्मिक निधि, तीसरी लोक निधि जिसको लोक लेखा कहते हैं, और चौथी अपन ने पढ़ी थी स्थानीय निधि। इन चारों में से एक पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो देखो, संचित निधि में 266(1) में राज्य सरकार को कहीं से भी राशि प्राप्त होती है, वो राजस्व या टैक्स से प्राप्त होती हो, लोन से प्राप्त होती हो, ट्रेजरी बिल जारी करके प्राप्त होती हो, मार्गों पे अग्रिम राशि से प्राप्त होती हो, वो जो राशि सरकार को प्राप्त होती है, जो सरकार की खुद की इनकम है, सोर्स है, वो सरकार की संचित निधि में जमा होती है। वो कहाँ जमा होगी? संचित निधि में। सरकार के खाते में 2 प्रकार की राशियां जमा की जाती हैं। एक जो सरकार की खुद की इनकम या रेवेन्यू है, एक सरकार का पैसा नहीं है, सरकार की अभिरक्षा या सुरक्षा में रखा जाता है, और सरकार नियमानुसार जिन लोगों का पैसा है उनको वो वापस लौटा देती है समय के अनुसार। जैसे कर्मचारियों का सामान्य भविष्य निधि की राशि, कर्मचारियों के वेतन में से हर महीने एक निश्चित राशि सरकार काटती है या रख लेती है, वो कहलाता है जनरल प्रोविडेंट फंड। वो सरकार की संचित निधि में जमा नहीं होता है, वो लोक लेखा में जमा होता है। और फिर जब कर्मचारी रिटायर होता है, या कर्मचारी कोई मकान बनाता है, या कर्मचारी बेटी बेटी की शादी करता है, तो वो पैसे निकालने के लिए सरकार से रिक्वेस्ट करता है, और सरकार उसका पैसा उसको लौटा देती है। तो वो कहलाती है, सरकार के पास तो सुरक्षा के लिए वो पैसा रखा जाता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि सार्वजनिक कोई भी राशि, पब्लिक की सार्वजनिक राशि सरकार के खाते में जमा की जाती है, उसे कहते हैं लोक लेखा या लोक निधि। समझ आ गई? इनमें से कौन सी राशि कहाँ जमा की जाती है, ये भी पूछ सकता है, क्योंकि आपको सारा दायां बायां ऊपर नीचे सारा ज्ञान होना चाहिए। सरकार का आय, वो टैक्स के पैसे और भविष्य कर्मचारियों के भविष्य निधि के पैसे जमा किए जाते हैं। फिर 4 ऑप्शन दे दिया। पहला दे दिया संचित निधि और स्थानीय निधि, दूसरा दे दिया स्थानीय निधि और संचित निधि, तीसरा दे दिया संचित निधि और लोक निधि, और चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा जो अपन ने कहा कि संचित निधि और लोक निधि, तो ये आपको वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यही आपको याद रखना है, अपने आप आपका सवाल सही हो जाएगा। तो आपको यही सारी प्रैक्टिस हम करा देते हैं, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको तो सुनना है और मन लगा के। कोई भी चीज जब तक क्लास में बैठो, क्लास के बन के ही रहो, और बिल्कुल प्रसन्न चित्त, अपने आप आपको याद रहेगा। और जब परीक्षा देने जाओ और कोई चीज कहीं कंफ्यूज हो, तो इस क्लास को याद कर लेना, भगवान को याद करने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप याद आ जाएगा क्या बताया था। ठीक है साहब? तो लिखो लोक लेखा सार्वजनिक राशि, ब्रैकेट में लिखो पब्लिक फंड
पब्लिक फंड, पब्लिक फंड या कर्मचारियों के भविष्य निधि या कर्मचारियों के भविष्य निधि एवं कर्मचारियों के भविष्य निधि जीपीएफ, कर्मचारियों का जीपीएफ और राज्य जीवन बीमा की राशि, राज्य जीवन बीमा की स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, राज्य जीवन बीमा की राशि जो सरकार की अभिरक्षा में जमा की जाती है, जो सरकार की अभिरक्षा में जमा की जाती है, सरकार की अभिरक्षा सुरक्षा में जमा की जाती है, उसे लोक लेखा ऑब्लिक लोक निधि कहते हैं। उसके बाद नियम 2 परिभाषा नंबर 24। हाँ, इसमें वो पैरा जरूर लिखना, संविधान के पैरा 266(2) के अनुसार, ये लोकलेख है, मैं ये जरूर लिखना है। संविधान का पैरा 266(2) के अनुसार, ठीक है साहब। अब उसके बाद में नियम 2 का 24, इसमें लिखो लोक निर्माण, पब्लिक वर्क्स, लोक निर्माण। ध्यान से सुन लो, जो भी सरकार जनता के उपयोग के लिए निर्माण का कार्य करती है, वो सब क्या कहलाता है? लोक निर्माण कहलाता है। जैसे भवन बनाना, सड़क बनाना, नाली का निर्माण करना या और कोई निर्माण संबंधी कार्य, नाली, नहर, ये जो भी किए जाते हैं, ये सब सरकार जनता के लिए करती है। तो इसमें कहते हैं कि सरकार के द्वारा जनता के लिए जो भी निर्माण कार्य किए जाते हैं, वो लोक निर्माण के कार्य कहलाते हैं। तो इसमें लिखो सरकार के द्वारा जनता के लिए, सरकार के द्वारा जनता के लिए जो निर्माण कार्य किए जाते हैं, जो निर्माण कार्य किए जाते हैं, उन्हें लोक निर्माण कहते हैं। उन्हें लोक निर्माण कहते हैं। जैसे भवन बनाना, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, नहर निर्माण आदि। चौबीस अपन ने पढ़ लिया। अब 2 के 25 में लिखो और इसको मोस्ट करना। ये कहता है पुनर्विनियोग, पुनर्विनियोग।
पुनर्विनियोग, रीएप्रोप्रिएशन, पुनर्विनियोग या रीएप्रोप्रिएशन। तो पुनर्विनियोग रीएप्रोप्रिएशन में क्या बताया था, बताओ? पहले बता चुका हूं। विनियोग की एक इकाई से दूसरे इकाई में फंड या निधि का ट्रांसफर करने को ही पुनर्विनियोग कहते हैं। मैंने कहा था आपको ये तीन, विनियोग, विस्तृत लेखा और पुनर्विनियोग, इन तीन में से एक पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लिखो पुनर्विनियोग। विनियोग की एक इकाई से दूसरी इकाई में निधि फंड, निधि का ट्रांसफर करने को पुनर्विनियोग कहते हैं। निधि का ट्रांसफर करने को पुनर्विनियोग कहते हैं। अब वहां जब आप अकाउंटेंट बन जाओगे तो आपको वहां मार्च के महीने में अधिकारियों से बार बार सूचना आएगी कि इस हेड का कितना खर्चा, कितना बजट है। तो जो आपके पास खर्चा ज्यादा हो रहा है और बजट कम है, तो उसके लिए तो आपको बजट और मांगना है। तो उसको बोलते हैं डिमांड। कितनी डिमांड है और आपके पास बजट है, खर्चा कम हुआ है, तो वो आपका सरप्लस हो गया, तो उसको सरेंडर करना है। तो आप वाले बजट हेड में से पैसा उसको ट्रांसफर कर दिया जावे जिसको जरूरत है। तो एक की राशि यूनिट से पैसा बजट दूसरी यूनिट में ट्रांसफर करने को क्या कहते हैं? पुनर्विनियोग कहते हैं। ये आपको वहाँ प्रैक्टिकल रूप से करना पड़ेगा। और जो यहीं सीख लिया, रीएप्रोप्रिएशन किसे कहते हैं, डिमांड किसे कहते हैं, सरेंडर किसे कहते हैं, आपको जरूरत नहीं है, आपने लिख के दे दिया कि हमें इतना ही पैसा चाहिए, बाकी हम सरेंडर करते हैं। तो वो टाइमली सरेंडर करना, पैसा बजट की साल निकल जाए, पैसा आपके पास बिना यूज के रह जाए, वो भी आपकी लापरवाही है। आपको जरूरत नहीं है तो उसको बताओ, सरेंडर करो, जहां जरूरत हो उसको वहां ट्रांसफर कर दिया जावे। आपके विरुद्ध एक्शन हो सकता है, ये बातें वहां आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। यहाँ तो केवल पढ़ना ही है, वहां जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उसके बाद नियम 2 का 26